मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय एवं उसके तिथि क्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता एवं कुशल प्रशासक था। एक सामान्य कुल में उत्पन्न होते हुए भी अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर वह एक सार्वभौम सम्राट के पद तक पहुंचा। उसने देश में पहली बार एक सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना की और वह व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श स्वरूप बनी रही। वह एक धर्मप्राण व्यक्ति था। जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था तथा भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की थी। उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश की, किंतु जब उसे स्थिति से निपटने में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उसने सिंहासन अपने पुत्र के पक्ष में त्याग दिया और स्वयं भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, जो मैसूर में स्थित है, वहाँ पर तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर गए। इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व के लगभग उसने जैन विधि से उपवास पद्धति द्वारा, जिसे सल्लेखना कहा जाता है, इस विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। श्रवणबेलगोला में एक छोटी सी पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी कही जाती है तथा वहाँ चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर भी है। बाद के कई लेखों में भी भद्रबाहु तथा चंद्रगुप्त मुनि का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म स्वीकार करने की जो बात कही जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में, वो सही प्रतीत होती है, किंतु जैन लेखकों द्वारा 12 वर्षीय अकाल का विवरण सही प्रतीत नहीं होता है। यूनानी राजदूत मेगस्थनी, जो चंद्रगुप्त की राज्यसभा में निवास करता था, कहीं भी अकाल की स्थिति का उल्लेख नहीं करता है। अन्य किसी साक्ष्य से भी इस अकाल की पुष्टि नहीं होती है। किंतु एक बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन साधु बन गया था और उन्होंने उपवास विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। जहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि का प्रश्न है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की विभिन्न घटनाओं का कालक्रम निर्धारित करना हमारे लिए बेहद कठिन है। यूनानी प्रमाणों के आधार पर इस विषय पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हमने देखा कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हुई। इसके पश्चात बेबीलोन में उसके साम्राज्य का बंटवारा हो गया। उसके साम्राज्य का दूसरा विभाजन 321 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। इसमें पेलोपोनेस अर्थात काबुल यूनानी साम्राज्य का सबसे पूर्वी प्रदेश माना गया था। यहाँ सिंधु नदी के पूर्व किसी भी प्रदेश का उल्लेख नहीं मिलता है। इससे ऐसा लगता है कि 321 ईसा पूर्व तक यूनानियों का सिंधु प्रदेश पर अधिकार समाप्त हो चुका था। हम यह भी जानते हैं कि इस क्षेत्र में यूनानियों के निष्कासन में चंद्रगुप्त का ही मुख्य हाथ था। अतः ऐसा माना जा सकता है कि 323 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व के बीच चंद्रगुप्त ने अपने को पंजाब तथा मगध का शासक बना लिया होगा। उसके राज्यारोहण की संभावित तिथि 322 ईसा पूर्व मानी जा सकती है। पुराणों के अनुसार उसने 24 वर्ष तक शासन किया, अतः उसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व के लगभग हुई होगी। इस प्रकार हम चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मोटे तौर पर सही मान सकते हैं। 322 ईसा पूर्व की तिथि का समर्थन चीन के कैंटन में रखे हुए लेख, जिसे बिंदुओं का लेख कहा जाता है,
से भी हो जाती है। इसमें बिंदुओं का प्रारंभ महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से प्रारंभ होकर 489 ईस्वी तक जाता है, जबकि उनका पूरा योग 975 हो जाता है। यदि बुद्ध के महापरिनिर्वाण तथा बिंदुओं के प्रारंभ होने के समय में 1 वर्ष का अंतर मान लिया जाए तो तदनुसार महापरिनिर्वाण की जो तिथि है वो 975 + 1 - 489 अर्थात 487 ईसा पूर्व होगी। पाली ग्रंथों से पता चलता है कि महापरिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद अशोक का अभिषेक हुआ था। यह उसके सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद संपन्न हुआ था। इस दृष्टि से अशोक के सिंहासन पर बैठने की तिथि 273 ईसा पूर्व तथा उसके अभिषेक की तिथि 269 ईसा पूर्व आती है। पुराण चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार की शासन अवधि क्रम से 24 तथा 25 वर्ष बताते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रगुप्त का राज्यारोहण 273 + 49 = 322 ईसा पूर्व में हुआ। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।